हेलो बच्चों, वेलकम। आज अपना ये जर्नी ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल का क्लास नंबर 8 होगा। हम लोग क्लास नंबर 7 तक कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं एक होमवर्क भी दिया था, बट आज से क्लास में उस होमवर्क का सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा, अगले क्लास में बता देंगे। एक बार फिर से आप ट्राई करना, ठीक है। जो भी नए बच्चे अगर जुड़े हैं उनको भी ताकि मौका मिल जाए एक बार उस क्वेश्चन को खुद से करने का, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखने में बहुत ही लेंदी लगेगा। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत सारे इसमें अननोन हैं, है ना। तो देखो पहले पढ़ते हैं। और मैं ये सवाल छोटा छोटा इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये सवाल अगर मैं अच्छे से लिखता तो लंबा काफ़ी बोर्ड काफ़ी स्पेस ले लेते हैं, इसलिए मैं छोटा छोटा लिखा हूँ। पढ़ के सुना देता हूँ, लिख लो एक बार। देखो क्वेश्चन में है, इफ़ टू कर्व्स हुज इक्वेशंस आर, दो कर्व है हुज इक्वेशंस, जिनके इक्वेशंस दिए हुए हैं। पहला कर्व का इक्वेशन है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एंड सेकेंड कर्व है a-x² प्लस b-y² प्लस 2h-xy प्लस 2g-x प्लस 2f-y प्लस c इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट इन 4 कॉन्सेक्टिव पॉइंट्स। देन ये ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। पहला ऑप्शन है a माइनस a' अपॉन h इक्वल टू b माइनस b' अपॉन h'। दूसरा ऑप्शन है a माइनस बी अपॉन h इक्वल टू a' माइनस b' अपॉन h'। ऑप्शन थर्ड a माइनस बी अपॉन h' इक्वल टू a' माइनस b' अपॉन h'। एंड ऑप्शन फोर्थ a माइनस बी अपॉन h इंटू g इंटू f इक्वल टू a' माइनस b' अपॉन h' g' f'। ओ माई गॉड, कितने सारे इसमें अननोन है और कितने सारे वेरिएबल्स हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि कोई भी दो कर्व दिया हुआ है। अब जो भी दो कर्व दिया हुआ है मैं उस दो कर्व का इक्वेशन लिखता हूँ। मान लो, चलो ये सॉल्यूशन का पार्ट, ठीक है। देखो कोई दो कर्व दिया हुआ है, तो पहले हम इसको देख रहे हैं ना, अपन इसको जब देख रहे हैं तो इसमें क्या लग रहा है, ये जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री है। तो मान लो इसको जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री को मान लो हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एस से। तो मान लो ये S1 है, एक इक्वेशन S1 है, क्या है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है a'(x² प्लस b'(y² प्लस 2h'(xy प्लस 2g'(x प्लस 2f'(y प्लस c' इक्वल टू 0। ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को 4 जगह कट कर रहे हैं, ठीक है। ये दो कर्व एक दूसरे को क्या कह रहा है, इफ़ टू कर्व्स हुज इक्वेशंस आर दिस एंड दिस इंटरसेक्ट इन 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, मतलब 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। और ये 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट का मतलब है वो 4 जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे उनसे एक सर्कल पास कर रहा होगा, ठीक है, उनसे एक सर्कल पास कर रहा होगा। आ रही है बात समझ में। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस चाहिए तो मैं सवाल को रफ़ कर देता हूँ, ऑप्शन को भी मैं रफ़ कर देता हूँ, ठीक है। आंसर आएगा तो अपन ऑप्शन तो मेरे पास लिखा हुआ है, मैं देख लूँगा। तो आप पहले इसको लिख लीजिए। तो बच्चों रफ़ कर दिया सवाल। अब देखिए, अब क्या है कि जो ये दो कर्व दी हुई है, सवाल में ऐसा कह रहा है ये दोनों कर्व एक दूसरे को ना 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में रिलेशन है, ए बी और एच में रिलेशन है, ठीक है, ए बी एच जी और एफ में रिलेशन है, ठीक है। अब देखो इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे। तो पहले तो देखिए, कोई भी ये दो कर्व है, मान लो ये कर्व है, एक कर्व है, मान लीजिए लेट से कुछ यूँ करके, ठीक है, और मान लो दूसरा कर्व है कुछ यूँ करके, ठीक है। मान लीजिए ये अपना S1 है और इसको मान लो S2 है, ओके। ये 4 पॉइंट पे, पॉइंट P1, पॉइंट P2, पॉइंट P3 एंड पॉइंट P4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मान लो ये चौथा कर्व है, कुछ यूँ करके मान लो है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब कह रहा है कि अगर ये 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो जो चारों पॉइंट है कॉन्साइक्लिक पॉइंट है।
अगर ये पॉइंट कॉन्साइक्लिक होते हैं तो इट मीन्स दे लाई ऑन द सेम सर्कल। अगर कोई बोले कि 2 पॉइंट है वो कॉन्साइक्लिक है तो वो दोनों पॉइंट एक ही सर्कल पे, 3 पॉइंट है वो कॉन्साइक्लिक है तो वो तीनों पॉइंट एक ही सर्कल पे, 4 पॉइंट है कॉन्साइक्लिक है तो वो चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे। सिमिलरली यहाँ पे 4 पॉइंट है, एक ही कॉन्साइक्लिक लिखा हुआ है तो किसी एक सर्कल पे होगा। मान लो ये डॉटेड वाला मैं सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, ये इसी सर्कल पे है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया। आ रही बात समझ में? अब सुनो, देखो एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बन रहा होगा, लेकिन अब रफ फिगर है तो कुछ मान लो ये डॉटेड वाला सर्कल है जिस पे ये चारों पॉइंट P1 P2 P3 P4 लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ से कंसेप्ट रिवाइज होगा क्या, कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े हुए हैं कि मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन L1 है, मान लेते हैं, है ना, एक स्ट्रेट लाइन L1 है और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन L2 है। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट से बहुत सारे स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं। तो उनका इक्वेशन क्या होता था बच्चों, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इस कंसेप्ट को हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़े थे। सिमिलरली हम लोग सर्कल में भी ऐसा पढ़े हुए हैं कि अगर कोई भी सर्कल, 2 सर्कल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ से जितने भी सर्कल पास कर सकते हैं, बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं बच्चों। तो इन बहुत सारे सर्कल का इक्वेशन होगा, अगर एक सर्कल S1 है और दूसरा सर्कल S2 है तो S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, है ना। जैसे L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 होता है, और S1 और S2 दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले सर्कल का इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 होता है। सिमिलरली किसी भी 2 कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला तीसरा कर्व जो होता है उसका इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे S1 S2 मैं सर्कल को नहीं बता रहा हूँ, ऐसे मैं बोल रहा हूँ जैसे मान लो कि कोई भी 2 कर्व, दुनिया में कैसा भी 2 कर्व हो, और उस कर्व को अगर मान लो मैं S से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, लेट से S, एक कर्व S1 है और दूसरा कर्व S2 है, और अगर उन दोनों कर्व से तीसरा कर्व पास कर रहा होता है तो उन तीसरे कर्व का इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 होता है। ये आप ध्यान रखना, वहीं से ये भी आता है और सर्कल का भी कंडीशन आता है। तो किसी भी 2 कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले तीसरे कर्व का इक्वेशन क्या होता है, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपने पास 2 कर्व है, एक कर्व देखिए ये वाला है, ये यूं ऐसे करके जो जा रहा है, ठीक है, इस कर्व का इक्वेशन था S1, और एक दूसरा कर्व ये जो ऐसे जा रहा है, ये वाला कर्व है ना, इस कर्व का इक्वेशन मैंने मान लिया S2, ठीक है। तो इन दोनों कर्व के 4 जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले कर्व का इक्वेशन क्या होगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ ये S1, यहाँ पे S1 का मतलब सर्कल नहीं है, कोई भी कर्व है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे S1 और S2 सर्कल था क्योंकि बुक में सर्कल को जनरली S से ही डिनोट करते हैं, तो मैं भी S से ही डिनोट कर दिया, और ये कोई भी कर्व है, ठीक है। तो किसी भी 2 कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो तीसरा कर्व जाता है उसका इक्वेशन हो जाएगा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये 2 कर्व है, S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो तीसरा कर्व जा रहा है, इस डॉटेड वाले कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये जो डॉटेड कर्व है ये एक सर्कल है। अब मैं सर्कल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो 4 पॉइंट है वो कॉन्साइक्लिक पॉइंट है, तो इन चारों पॉइंट से गुजरने वाले जो भी कर्व होंगे वो किस शेप का होगा, सर्कल की शेप का होगा, मतलब वो एक सर्कल होगा। आई बात समझ में? तो इस सर्कल का, ये जो डॉटेड सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे S1 भी पता है, S2 भी पता है, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? चलो अब देखो कैसे करते हैं। तो बच्चों मैं वो बड़ा वाला फिगर रफ कर दिया, छोटा फिगर बना लिया समझने के लिए। तो इन 2 S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उससे जाने वाला जो है वो चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, तो एक सर्कल बनेगा। तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। चलो S1 लिखते हैं। S1 क्या है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी, ये हो गया अपना S1 प्लस लैम्डा S2 ना, लैम्डा S2 क्या है, a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस c डैश इक्वल टू 0, है ना। तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 हो गया उस सर्कल का इक्वेशन। अब देखो जरा इसको थोड़ा ना, एक काम करो आप लोग, इसको जनरलाइज्ड कर लो, मतलब सर्कल के जनरल इक्वेशन में लिख लेते हैं। पहले तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस a डैश, है ना, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस b डैश लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 h प्लस h डैश, एक मिनट 2h प्लस h डैश x इंटू वाई, है ना, प्लस 2g, एक काम 2g प्लस g डैश, देखो 2gx 2g तो हम लोग 2 कॉमन ले लिए और x कॉमन ले लिए, है ना, तो ऐसा हो गया। और ये हो गया 2f प्लस f डैश, अच्छा लैम्डा भी है ना, g में लैम्डा भी मल्टीप्लाई होगा ना, एक मिनट, लैम्डा भी मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लैम्डा g डैश x प्लस 2f प्लस लैम्डा f डैश y प्लस c प्लस लैम्डा c डैश इक्वल टू 0, यही होगा ना बच्चों सर्कल का इक्वेशन दिस, ये अपना सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब सुनो, तो कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन, कोई भी 2 डिग्री का इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होता है। पढ़े हुए हम लोग सर्कल में, कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा, पहली बात। दूसरी बात, उस इक्वेशन में x इंटू वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, x इंटू वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये सर्कल होगा, इफ़ दिस इज अ सर्कल, इफ़ दिस इज सर्कल, तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लिख लो a प्लस देन, तो क्या होगा देन a प्लस लैम्डा ए डैश लैम्डा किसके इक्वल होगा, b प्लस लैम्डा b, है ना, b लैम्डा या लैम्डा b कुछ भी बोल सकते हो, ये इक्वल होगा, पहली बात, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगा बच्चों। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, यहाँ लिख दूँ मैं, दूसरा कंडीशन होगा, ये जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है ये मस्ट भी 0 होना चाहिए, क्योंकि x इंटू वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। x इंटू वाई का टर्म कब नहीं होगा, जब उसमें उसके कोफिशिएंट ही 0 होंगे। तो ये कोफिशिएंट क्या है, 2 इंटू एच प्लस, अरे लैम्डा यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना, सॉरी 2h प्लस लैम्डा एच डैश, लैम्डा एच डैश मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो इन्हीं 2 कंडीशन को सॉल्व करके हम लोग रिलेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए ऊपर रफ कर रहा हूँ, लिख लीजिए पॉज करके वीडियो। नाउ अब देखो बच्चों, तो यहाँ से पहला वाला कंडीशन ले लो, यहाँ से एक काम बताइए, b को इधर ले लो, तो a माइनस बी और लैम्डा वाला टर्म उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा b डैश लैम्डा माइनस a डैश लैम्डा, तो a माइनस बी अपॉन b डैश माइनस a डैश इक्वल टू लैम्डा, ये अपना पहला कंडीशन आ गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखो क्या है, दूसरा कंडीशन है 2h प्लस लैम्डा एच डैश इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 0 हो जाएगा, उधर जाके h प्लस लैम्डा एच डैश इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन माइनस एच अपॉन एच डैश, है ना। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एच अपॉन एच डैश। चलो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्रिएट करते हैं, ये अपना मान लो सेकेंड रिलेशन आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड से, देखो फर्स्ट और सेकेंड से लैम्डा का दोनों वैल्यू को इक्वेट करो, पहला वाला भी ये भी लैम्डा के इक्वल,
ये लैम्डा के इक्वल, ये भी लैम्डा के इक्वल, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा बताओ, a माइनस बी अपॉन बी डैश माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस एच अपॉन एच डैश, है ना। तो h को इधर अपॉन में ले आइए, तो a माइनस बी अपॉन हो जाएगा h, माइनस को यहीं रहने दो, ठीक है ना, माइनस ऑफ बी डैश माइनस ए डैश अपॉन एच डैश, है ना। माइनस यहाँ से आप कॉमन ले लो, क्यों ले रहे हैं, ऑप्शन इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 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 कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस ए डैश माइनस बी डैश अपॉन एच डैश, आया समझ में। अब चेक कर लेंगे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है ऑप्शन बच्चों, इसमें ऑप्शन ना बी, ऑप्शन बी देखो, आपका ऑप्शन बी जो लिखे होगे वो सही होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। तो इस सवाल से हम लोग क्या एक कंसेप्ट रिवाइज किए और सीखे कि किसी भी दो लाइन से जो भी लाइन, किसी भी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन पास करती है उसका इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 होता है। उसी तरह सर्कल में भी S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 होता है। सिमिलरली कोई भी, जैसे S1 कोई कर्व है और S2 कोई कर्व है, तो S1 कर्व और S2 कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो कर्व पास करेगा उसका भी इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 ही होगा। तो यहाँ पे जहाँ वो ये दोनों कर्व चार जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो उन चारों से जो कर्व पास कर रहा था वो कौन साइक्लिक कर्व था, मतलब वो जो चारों पॉइंट है वो पॉइंट कौन साइक्लिक है, तो जो कर्व पास करता वो सर्कल होता। तो अब S1 प्लस लैम्डा S2 वो कर्व होगा, और सवाल में ही दिया वो चारों पॉइंट कौन साइक्लिक है, तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 एक सर्कल होगा। तो सर्कल होने के लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो मैंने अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए और x इंटू वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, तो उसका कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रख दिए। तो उस रिलेशन को सिंप्लीफाई करके देखें तो हम लोग को ये एक रिलेशन मिला। ऑप्शन में देखिए कुछ लिखा हुआ है, ऑप्शन में ये बी है, ऑप्शन बी है ये सही, ठीक है, a माइनस बी अपॉन एच इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश अपॉन एच डैश। आया समझ में, चलो लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों मैं ये नोट करके लिख दिया हूँ, इसको लिख लो। सवाल नंबर 44 का ये एक हिंट था, एनी कर्व पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स S1 एंड S2 इज S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। कोई भी कर्व जो S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। इसको लिख लो आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको याद रखिएगा, बहुत जगह अप्लाई होता है, लिख लीजिए। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है ये सवाल, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 2,2√3, मतलब एक रे ऑफ लाइट है, देखो बनाते हैं, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, कमिंग फ्रॉम दिस एंड इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन द लाइन x इक्वल टू 1। कोई लाइन है x इक्वल टू 1, ये लाइन है x इक्वल टू 1, कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, किस पॉइंट से आ रहा है बच्चों, ये आ रही है किसी पॉइंट P 2,2√3 से, ठीक है, यहाँ से आ रहा है। आने के बाद क्या हो गया, ये एट पॉइंट A, अच्छा इस पॉइंट का नाम है, ये पॉइंट A है, ओके। द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन दिस एंड मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट B। अच्छा यहाँ से A से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, और जिस पॉइंट पे फिर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम B है, ओके। देन द लाइन AB पासेस थ्रू द पॉइंट, तो AB किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे AB लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका इक्वेशन निकाल लेंगे। रिफ्लेक्टेड रे के इक्वेशन निकालने से क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये ऑप्शन को चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है, मतलब लाइट आ रही है पॉइंट P से, x इक्वल टू 1 पे टकरा कर ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ तो x एक्सिस को B पे कट किया, तो ये AB जो स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है, जो बन रहा है, तो ये AB स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, वो कब पता चलेगा, जब AB लाइन का इक्वेशन पता चलेगा। AB लाइन का अगर इक्वेशन पता चल जाएगा तो 1 बाय 1 ऑप्शन को रख के हम लोग सेटिस्फाई करवा लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे AB लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए अपने को, एक पॉइंट चाहिए, या तो AB लाइन पे 2 पॉइंट चाहिए, इक्वेशन आ जाएगा, या फिर एक पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो देखो
ये 30 डिग्री होगा, कह ही रहा है 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है। और अगर ये 30 डिग्री होगा तो हम लोग ठीक है, ये 30 डिग्री होगा तो देखो यहाँ से ये जो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे है ये पीछे की ओर बढ़ाओ, यहाँ पे ये वाई एक्सिस को भी मान लो कहीं लेट से पॉइंट सी पे कट कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। और इसको पी को आगे की ओर, इस ये पॉइंट ए होगा, इसको आगे की ओर बढ़ाएं, ये आगे कहीं कट कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये देखो ये लाइन, जैसे मान लो लेट से ये डी है, ये लाइन पी डी और लाइन सी बी का ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, तो ये भी तो 30 होगा, है ना, ये भी 30 डिग्री होगा। और अगर ये 30 होगा तो टोटल ये कितना हो गया 60, टोटल बच्चों 60 हो गया, तो ये भी 60 हो गया। अगर ये 60 हो गया टोटल तो ये 30 बन जाएगा, ये 30 तो ये कितना 60, क्यों, क्योंकि ये 90 होगा और ये 90, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 120 होता है, तो ये 30 90 प्लस 60 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। आई बात समझ में। तो लाइन जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो लाइन ए बी है, ये इस ए बी का इक्वेशन, ए बी लाइन का स्लोप इंक्लिनेशन कितना हो गया 120 डिग्री। तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा tan 120 दैट इज -√3 होगा ना, tan 120 कितना होता है -√3 होता है। आया समझ में क्या किया मैं। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे की ओर बढ़ाया, वो यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा है, ठीक है, पीछे की ओर बढ़ाएं, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट पी को ना यहाँ पे बना लो, ठीक है, ये पॉइंट पी क्या है 2,2√3 कर गया। तो वहाँ से ये 30 तो ये भी 30, तो ये टोटल 60, तो ये भी 60, ये भी 30 ये 30 और ये 90, तो ये 60, तो ये टोटल 180 होगा। लीनियर एंगल 120 होता है, तो ये 60 तो ये 120। आई बात समझ में। तो हम लोग ये बना लिए। अब सुनो, स्लोप ऑफ ए बी आ गया, अब पॉइंट चाहिए ए बी पे, ठीक है। अच्छा ए बी पे अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट एक्स का, ए का, ये देखो लाइन रिफ्लेक्टेड रही, ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 होगा ना, ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 होगा। वाई कोऑर्डिनेट कुछ मान लो, कुछ मानना है तो आप मान लो, ये के मान लो, मान ली हम के मान लिए। तो अगर हम के निकाल लेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे पे एक पॉइंट पता चल जाएगा और स्लोप भी पता चल गया है, तो के कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा ये जो पी ए है लाइन, पी ए लाइन का स्लोप कितना होगा, पी ए लाइन का स्लोप बताइए कितना होगा। देखो दो तरीका है, या तो आप क्या करो, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये ए बी लाइन पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो सी से पास कर रहा है, मान लो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है सी पे। तो इस वाई, इसका अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग ना इमेज का कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हैं। अगर आपको ए नहीं निकालना है तो अगर देखो सी कैसे निकालेंगे, देखो समझना, यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझिएगा। मान लो किस कोई रे है, ये एक लाइन है, इस पर एक लाइन इंसिडेंट हुआ और फिर रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P है और P का इमेज अगर P डैश है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो P डैश से ही पास करेगा, है ना। अगर ये पॉइंट P है इंसिडेंट रे पे और रिफ्लेक्टेड रे यूँ गया, तो इंसिडेंट रे P का अगर इमेज P डैश है इस लाइन के अबाउट जिसके द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर इंसिडेंट रे को इस लाइन के पीछे बढ़ाएंगे तो वो कहाँ से इमेज से ही पास करेगा। तो देखो P का इमेज हम मान लेते हैं कहाँ से, देखो P का इमेज क्या होगा। अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, y एक्सिस से P का डिस्टेंस कितना है 2, है ना 2, ये 1 है तो ये भी 1 और ये भी 1, तो हम कह सकते हैं इस C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,2√3। आया समझ में, 2,2√3 होगा ना। देखो कैसे, ये वाला लाइन लेंथ तो 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये x = 1 लाइन है, तो ये लेंथ अगर x = 1 होगा तो ये 1 और ये टोटल 2 है, तो ये तो मिड पॉइंट का काम कर रहा है, मिड वाला, मिड बीच में है, तो ये भी 1 ये भी 1। तो इसका अगर मैं इमेज निकालूं इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट, तो क्या होगा 0, जितना फ्रंट में, देखो अगर ये मिरर का काम करेगा तो जितना फ्रंट में होता है उतना ही बैक में, तो अगर ये फ्रंट में 1 यूनिट फ्रंट में है तो बैक में कितना 1 यूनिट बैक में होगा, तो कहाँ वाई एक्सिस पे आ जाएंगे हम लोग, तो 0,2√3 सोचना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना, 0,2√3 हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे, अब देखो यहाँ पे ना पॉइंट ए को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंट ए भी निकाल सकते थे, वहाँ से भी इक्वेशन बन जाता। कैसे पॉइंट ए निकालते, इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ता, ये अगर 30 था ना बच्चों, तो ये कितना होता 60 होता, तो इस लाइन का स्लोप हो गया tan 60 मतलब √3,
तो हम √3 लगा के कंसेप्ट निकाल सकते थे, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। तो अब इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वेशन ऑफ ए बी आ रहा है ना समझ में? इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगा y माइनस y1, इस पे पॉइंट पता है, इक्वल टू m स्लोप कितना है -√3 x माइनस x1, तो ये हो गया y माइनस 2√3 इक्वल टू -√3x हो गया। ठीक है, तो इसको इधर x को ले आओ, तो ये हो गया √3x प्लस वाई माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ये अपना आ गया इक्वेशन ऑफ ए बी। ये किसका इक्वेशन हो गया? इक्वेशन ऑफ ए बी, है ना। इक्वेशन ऑफ, ये मत सोचिएगा कि ये पॉइंट सी ए बी पे लाइन नहीं करेगा। पॉइंट पी का इमेज है सी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे को ही पीछे की ओर बढ़ाएंगे ना, अगर इस मिरर के पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहीं से पास करेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ए बी आ गया। अब 1 बाय 1 ऑप्शन चेक कर लो, 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करो और चेक करके बताइए ऑप्शन क्या होगा। मैं वेट करता हूँ, चेक करो। कर लिए चेक 1 बाय 1। अब ऑप्शन चेक कीजिए, इस स्ट्रेट लाइन में रखकर ऑप्शन चेक कीजिए। इतना तो इजी काम खुद से कर लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सेटिस्फाई करेगा। बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। समझने का बस कंसेप्ट ये था, इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्ट हुआ, तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट सी का इमेज कैसे निकालते हैं, ये सिखाया मैं यहाँ से। या आप चाहते तो ए बी पे इस के का भी पॉइंट निकाल सकते थे स्लोप लगा के। ठीक है ना, स्लोप ए एम ऑफ स्लोप ऑफ ए पी कितना होता है यहाँ पे 10, ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है ना, ये 60 होगा, तो वहाँ से भी कर सकते थे। आई बात समझ में? तो अच्छे से आप लोग फिगर बनाना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे, लिख लीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन, द सर्कल, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सर्कल x² + y² - 2x - 3ky -2 = 0 पासेस थ्रू द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। ये जो सर्कल दिया हुआ है ये किसी 2 फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे k क्या है? k इज़ अ पैरामीटर। यही जो ये जो लाइन है ना बच्चों, यही अपने लिए हिंट है इस सवाल में, वेयर k इज़ अ पैरामीटर। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एब्सिसा ऑफ बोथ द पॉइंट्स। तो ये जो सर्कल जिस 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना, उन 2 सर्कल के एब्सिसा के स्क्वायर का सम निकालना है। एब्सिसा के स्क्वायर का सम। ये एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट को, किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। जैसे मान लो कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये x1 अपना हो जाएगा एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को ना ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, ऑर्डिनेट बोला जाता है। आ रही है समझ में? एक्स कोऑर्डिनेट को, एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? वाई कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए? एब्सिसा का क्या मतलब होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये जो सर्कल है, ये जो कोई भी सर्कल है, ये किसी 2 फिक्स्ड पॉइंट से जा रहा है। मान लो लेट्स से दिस पॉइंट ए एंड बी। तो इस पॉइंट का, मान लो ये दोनों पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है, तो क्या निकालना है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा के स्क्वायर का सम, मतलब x² x1² और x2² का सम निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? x1² + x2²। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी क्लिक कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो खुद से करके बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। आप एक बार खुद से ट्राई करो। तो बच्चों हुआ खुद से। बात है इस सवाल में ना, दूर दूर तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि सर एक ही इक्वेशन दिया हुआ है और फिर कौन से 2 पॉइंट से ये सर्कल पास करेगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो k एक पैरामीटर है ना, यहीं से अपने को हेल्प मिल रहा है। सुनिए, यहाँ से ना हम लोग ना फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। ध्यान से देखना। मान लो कोई एक सर्कल है S, ठीक है, और मान लो कोई एक लाइन L है। ठीक है, एक सर्कल और एक लाइन कहाँ पे कट करते हैं एक दूसरे को? 2 जगह पे कट करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट मान लो A और B है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं बच्चों, बताओ। बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। तो इस बहुत सारे सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? S1 + λl = 0 होता है ना। जहाँ पे लैम्डा क्या होता है? पैरामीटर होता है, जो बिलोंग्स टू
रियल नंबर होता है। लैम्डा ही क्या होता है, पैरामीटर होता है। लैम्डा इज़ ए पैरामीटर, लैम्डा इज़ ए रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये जो सर्कल दिया हुआ है, ये जो सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3ky, ठीक है, -2 इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये जो सर्कल दिया हुआ है इसी फैमिली में से कोई एक सर्कल हो सकता है, बताओ। जैसे कोई सर्कल S है और कोई लाइन L है, इसी फैमिली में से किसी एक पर्टिकुलर सर्कल का इक्वेशन चलो वो लिखा होगा, या पूरा फैमिली का इक्वेशन लिखा हुआ है। इस फैमिली का, फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन ये लिखा हुआ है। अब ये कैसे लिखा हुआ है, S1 प्लस लैम्डा L के फॉर्म में। देखो अच्छा, मैं लाइन ही क्यों लिया, क्योंकि दो सर्कल भी जब इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे भी 2 पॉइंट बनता है, तो वहाँ पे इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा S2 होता है, इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे मैं लाइन इसलिए लिया, देखो सवाल में समझेंगे। अगर मैं इस सर्कल को ऐसे लिखूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ठीक है, प्लस k इंटू माइनस 3y इक्वल टू 0, तो बताओ क्या ये इस फॉर्मेट में ये पूरा क्या ऐसे लिखा हुआ है, बताओ। जहाँ पे S फॉर सर्कल, S क्या है, सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, और लाइन क्या है, -3y। तो यहाँ पे ये मान लीजिए ये S है अपना, ये S है, प्लस लैम्डा या k यूज़ कर लिए, KL इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में क्या ये सर्कल लिखा हुआ है। ये एक फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है, मतलब अब k का अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग सर्कल मिलेगा, जिसमें उस फैमिली, कौन से फैमिली का सर्कल है कि सर्कल S है, ये सर्कल अपना S है, और एक लाइन L है, सर्कल S और लाइन L जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस 2 पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, सॉरी उस 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, तो उनका इक्वेशन ही ये लिखा हुआ है। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल के फॉर्म में। आ रही है बात समझ में? अभी लिखना नहीं है, इसको रफ करता हूँ, अच्छे से लिखूंगा मैं इसको। तो बच्चों देखो, इस सर्कल का इक्वेशन मान लेते हैं, कोई एक अननोन सर्कल है, मान लो ये सर्कल S है अपना, ठीक है, ये सर्कल S है, और मान लेते हैं कोई एक लाइन L है, ठीक है, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, B और A पे मान लो, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कोई दूसरा सर्कल पास कर रहा है, ये डॉटेड वाला सर्कल, ठीक है। तो इसी का इक्वेशन मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसी इक्वेशन का सर्कल लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3ky माइनस 2 इक्वल टू 0, इसी सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये जो बोल्ड वाला सर्कल है, ये सर्कल S और ये लाइन L 2 जगह कट कर रहा है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा A और B, उनके इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा। तो यहाँ पे किसको, सर्कल के इक्वेशन को और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका मिलेगा, ठीक है। तो कौन कौन से हम लोग किसको लिए हुए हैं, अपना सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का इक्वेशन है। तो देखो ये जो बोल्ड सर्कल है ये इसी से बना होगा, ये सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए। ये जो सर्कल S है, ये S सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, बोलो। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, मान लेते हैं इसका इक्वेशन हो गया, और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, -3ky, है ना, -3ky, सॉरी -3y ना, k क्यों लेंगे, -3y इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन होगा ना, क्योंकि इस फैमिली में ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और प्लस k इंटू माइनस 3y इक्वल टू 0। इस फैमिली में है, ये S1 है, ये S है, प्लस KL है इक्वल टू 0। यहाँ से बहुत सारे सर्कल पास करेंगे तो वो जो अपना है ये डॉटेड सर्कल है, ठीक है, जो उस फैमिली का पार्ट है, ओके, ये हो गया। अब इस सर्कल, ये जो बोल्ड सर्कल है, ये पूरा डार्क, इस सर्कल और इस लाइन का इंटरसेक्शन A और B है, इसी से ये डॉटेड सर्कल पास कर रहा है। तो इस AB, ये जो डॉटेड सर्कल पास कर रहा है वो 2 पॉइंट A और B से पास कर रहा है, तो उन दोनों पॉइंट के एब्सिसा का स्क्वायर का सम बताना है। तो इन दोनों सर्कल को, S को और L को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, चलो अब y की वैल्यू इसमें 0 रख दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, ख़त्म, -2x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ से सिंपल सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू, ये फैक्टराइज तो नहीं होगा बच्चों, x की वैल्यू आ गई -2
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, 4ac का वैल्यू -2 है, अपॉन क्या होगा 2 × 1 2a है ना। सॉल्व करो इसको। तो देखो मैं इसको यहाँ पे लिख लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 = 8, 8 + 4 12 अंडर रूट 12, और ये माइनस माइनस प्लस ये 2। तो x की वैल्यू ये देखो 2 प्लस माइनस, इसको हम 4 3 लिख सकते हैं, तो 2√3 हो जाएगा ये अपॉन 2, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 ± √3। x की वैल्यू आ गई 1 ± √3 है ना। तो इसका मतलब x का एक वैल्यू है, देखो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 1 + √3, 0 और b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 - √3, 0। सर जीरो कैसे y कोऑर्डिनेट दोनों का हो गया? अभी तो y = 0 आया था ना, इसीलिए a और b दोनों का y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब अपने को क्या निकालना है? पॉइंट ए के एब्सिसा का स्क्वायर प्लस पॉइंट बी के एब्सिसा का स्क्वायर, है ना। अब बस सिंपल सॉल्व कर लेंगे, हो गया। इसको रफ कर दो, वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो जल्दी से। चलिए अब क्या करते हैं, नाउ जो अपना रिक्वायर्ड आंसर है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। 1 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये a² + b² प्लस 2ab, a² + b² माइनस 2ab, ये कैंसिल हो गया। 3 + 1 4, 4 + 3 7 + 1 8, 8 ऑप्शन है, यस, ए फॉर एप्पल, फर्स्ट ऑप्शन ये। समझ में आया, 8 आंसर हो गया। क्वेश्चन में ये समझना था, इससे ये समझे हम लोग कि एक सर्कल था यहाँ पे ये दिया हुआ जिसमें k एक पैरामीटर था। तो ये जो सर्कल है ये एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला सर्कल दिया हुआ है। तो कौन कौन सा सर्कल क्या क्या है? x² + y² - 2x + 2 = 0, और वो लाइन कौन सा होगा? -3y = 0। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 भी एक अच्छा सवाल है। इसको अगर आप लोग को लगता है कि खुद से होगा, पढ़ लो, मतलब पहले पढ़ के देख लो, होगा खुद से तो पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ट्राई कर लो खुद से, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, क्या है लिखा हुआ। 2 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 5 यूनिट। 2 सर्कल है, दोनों का रेडियस कितना है? 5 यूनिट है, ठीक है। मान लेते हैं 2 सर्कल होगा, एक सर्कल अपना S1 है और एक दूसरा सर्कल अपना S2 है। सर्कल S1 का रेडियस R1 मान लो 5 है, और इसका भी रेडियस R2 मान लो, और ये कितना है? ये भी 5 दिया हुआ है। टच ईच अदर एट द पॉइंट 1, 2। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, कहाँ पे? 1, 2 पे। इफ़ द इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट इज, उनके कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑफ ऑल द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑब्टेंड। मतलब जब सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा तो उस सर्कल के इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का सम निकालना है, ओके। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मान, अच्छा सर्कल टच कर रहा है, इंटरनली टच करेगा बच्चों या एक्सटर्नली टच करेगा, बताओ। तो दोनों का रेडियस अगर 5 है तो एक्सटर्नली टच करेगा ना, है ना। तो एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो ये 2 सर्कल है, एक मान लो S1 और 1 मिनट ऐसा कुछ मान लो, एक सर्कल ये है और एक सर्कल यूँ है, ठीक है। ये दो एक दूसरे को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट लाइन है इसका कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखा हुआ है 4x + 3y - 10 = 0, ओके। ये इसका सेंटर है, मान लो सेंटर है अपना O2, ये सर्कल S2 है और ये सर्कल S1 है, और अच्छा सेंटर को मान लो C1 C2 मान लो, ठीक है। सेंटर C1 और ये सेंटर C2 है, ठीक है। ये सेंटर को मिला दिए, ठीक है। ये 5 भी होगा, ये भी 5 लेंथ, ये भी 5 लेंथ होगा ना। अच्छा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप कुछ मान लो, लेट P मान लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ दिया हुआ है, हाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है P, इसका कोऑर्डिनेट 1, 2 दिया हुआ है। आ रही है बात समझ में? 1, 2 दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो सर्कल का इक्वेशन तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए सर्कल का रेडियस पता है तो बस सेंटर निकालने की ज़रूरत है। तो अब देखो यहाँ पे ये है सर्कल का सवाल, लेकिन इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन का हेल्प लेंगे। कैसे? देखो ये C1 C2 एक स्ट्रेट लाइन है, C1 C2 एक स्ट्रेट लाइन है, और उस स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट पता है। देखो
एक पॉइंट C1 है, एक पॉइंट C2 है। इस पे कहीं पे एक पॉइंट P पड़ता है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2। ये लेंथ भी 5 यूनिट है, ये लेंथ भी 5 यूनिट है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, इसको कह सकते हैं टेंजेंट पे, ये जो सेंटर से टेंजेंट पे मिलने वाला लाइन ये परपेंडिकुलर होगा, होगा ना, ये परपेंडिकुलर होगा, ये रेडियस है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ ये C1 C2 निकालने की कोशिश करूँ, इक्वेशन ऑफ C1 C2 जो लाइन है क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप है -4/3। तो इस लाइन का स्लोप मान लो m2 है, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा 3/4। आ रहा है ना समझ में। अब मैं स्लोप क्यों निकाल रहा हूँ बता रहा हूँ। स्लोप आ गया, स्लोप आ गया मतलब इसका tan थीटा आ गया, tan थीटा कितना आ गया 3/4 आ गया, tan थीटा 3/4 आ गया। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, एक पैरामेट्रिक फॉर्म बोलो या फिर डिस्टेंस फॉर्म बोलो, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, x - x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y - y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। इस इक्वेशन का कब मेनली यूज़ होता है, जब किसी स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पता होता है। ध्यान देना, जब किसी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पता होता है और किसी डेफिनेट डिस्टेंस तक पे एक दूसरा पॉइंट निकालना होता है, किसी दिए गए डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट निकालना होता है, तब इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पे मतलब उस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पता होगा, किसी डेफिनेट डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, तो वो कैसे निकालते हैं, तब हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर वो लेट अननोन पॉइंट x है तो हो जाएगा वो x1 + r cos थीटा, है ना, और y हो जाएगा y1 + r sin थीटा। अब आप कहोगे सर यहाँ से तो एक ही पॉइंट पता चल रहा है। देखो, एक ही पॉइंट, तो अपने को तो 2 पॉइंट चाहिए, मतलब 2 सेंटर चाहिए ना दोनों सर्कल का। तो अगर ये पॉइंट P है, इससे किसी डेफिनेट, ये मान लो R है और ये मान लो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये भी R है, तो अगर हम लोग राइट साइड कंसीडर करते हैं तो प्लस लेते हैं और लेफ़्ट साइड के लिए माइनस लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं B की बात करूं तो ये हो जाएगा, B के लिए ये हो जाएगा, और वहीं अगर मैं A की बात करूं तो ये लेफ़्ट साइड है, तो क्या होगा, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अच्छा, x1 y1 क्या है, x1 y1 अपना P का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, x1 y1 क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट होगा, तो ये होगा। तो वहाँ से जब आप तो यहाँ पे A के लिए जो आपके पास आएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। आ रहा है समझ में। तो ओवरऑल किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, तो यहाँ से क्या सीखे, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, किसी भी दिए गए स्ट्रेट लाइन पे अगर ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये अगर B है और ये अगर A है, ये डिस्टेंस भी R, ये भी R, तो AB का जो इक्वेशन होगा, AB का कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा x = x1 ± r cos थीटा, और y = हो जाएगा y1 ± r sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस फॉर B के लिए और माइनस फॉर A के लिए, राइट के लिए प्लस, लेफ्ट के लिए माइनस। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे किसी दिए गए पॉइंट से किसी डेफिनेट डिस्टेंस में दोनों साइड पॉइंट पॉसिबल है। किसी, मैं यहाँ पे जैसे किसी स्ट्रेट लाइन पे मैं खड़ा हूँ, अगर मेरा कोऑर्डिनेट 1,2 है, मेरे 5 यूनिट डिस्टेंस पे इधर भी कोई पॉइंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है। आगे पीछे मत सोचना, स्ट्रेट लाइन है 2 डिग्री, या तो इधर या तो इधर होगा, तो लेफ़्ट के लिए माइनस, राइट के लिए प्लस कंसीडर करेंगे। आ रहा है समझ में। तो अब उसके लिए अपने को क्या चाहिए, कॉस थीटा और साइन थीटा भी चाहिए। किसका कॉस थीटा साइन थीटा, जिस लाइन की बात चल रही है, इस लाइन की बात चल रही है ना। तो सबसे पहले देखो, यहाँ टेन थीटा पता है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है, अगर टेन थीटा पॉजिटिव तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, और अगर बच्चों टेन निगेटिव होता ना तो साइन तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, कॉस को निगेटिव ले लेना था तब, अगर यहाँ माइनस होता तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5। आया समझ में। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x = x1 क्या है 1 ± r, रेडियस 5 है, इंटू कॉस थीटा, कॉस कितना है 4/5, है ना। और तो यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, तो ±4, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 है ना, y1 2 है, प्लस माइनस r इंटू साइन थीटा की वैल्यू 3/5, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया ±3। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से प्लस कंसीडर करूँ तो 4 × 1 = 5,
और 3 2 5, एक पॉइंट प्लस, प्लस का मतलब C2, तो मान लो ये C2 है, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 5,5। आ रहा है ना समझ में। और अगर यहाँ से मैं माइनस कंसीडर करूँ, देखो दोनों जगह से प्लस, दोनों जगह से माइनस, ठीक है। तो अगर माइनस कंसीडर करूँगा तो क्या आएगा, ये -3, -1 ना, 1 - 4 -3, और y की वैल्यू आ जाएगी -1, है ना। तो ये आ गया -3, -1। अब दोनों सर्कल का इक्वेशन बन सकता है, कैसे, सेंटर रेडियस फॉर्म लगा के। चलिए अब सेंटर रेडियस फॉर्म लगा के बच्चों आप लोग का काम है सर्कल का इक्वेशन निकालना, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं रफ करूंगा इसको, डायरेक्ट लिखूंगा, सेंटर रेडियस फॉर्म लगाओ और दोनों सर्कल का इक्वेशन निकालो, निकाल के बताओ। तो देखो सेंटर रेडियस फॉर्म लगाएं, S1 और S2 निकाल के लिख दिया, ठीक है। अब दोनों सर्कल में दोनों सर्कल के इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या क्या है। मान लो पहला कांस्टेंट टर्म है -15, है ना, ओके। और दूसरा कांस्टेंट टर्म क्या है 25। क्या कह रहा है, इनका सम ही तो पूछ रहा है, तो सम ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो -15 + 25 ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 10। देखो ऑप्शन 10 है, हाँ ए फॉर एप्पल इज़ द करेक्ट आंसर। बट गलत है, ये गलत है। अब कहोगे कैसे सर, हमें तो सम निकालना ही था, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो बात है यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉड के साथ, सिर्फ मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे सम ना मॉड के साथ निकालना था, समझ में आया। तो -15 का मॉड हो जाएगा 15 और 25 का मॉड तो 25 ही होगा और आंसर आएगा 40। तो ये नहीं होगा आंसर, ये गलत होगा और आंसर क्या होगा 40। मैं पहले जान के गलत किया कि आप लोग भी वही करते, बच्चे अधिकतर बच्चे वही करते हैं। तो आंसर क्या होगा रियल में 40। आया समझ में। चलो तो बच्चों आज के क्लास के लिए इतना ही। क्वेश्चन रहने दो, बहुत लंबी क्लास तो शायद नहीं हुई है, बट क्वेश्चन आज अच्छे अच्छे किए हैं और कंसेप्ट बेस्ड किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, अच्छा एक जो पिछले क्लास का एक होमवर्क था, सॉल्यूशन मैं उसको अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही, बट एक होमवर्क दे के जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दोनों होमवर्क का सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 48। एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। अ लाइन y = mx + 1 इंटरसेक्ट द सर्कल दिस एट 2 पॉइंट एट द पॉइंट P और Q। एक लाइन है, इस दिए गए सर्कल को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, अच्छा मिड पॉइंट मान लो, लेट से मिड पॉइंट R है, तो उस मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3/5, y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट y मान लो, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो m की वैल्यू, मतलब इस जो स्ट्रेट लाइन की स्लोप है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके आइए, और अगर हो जाता है तो कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं रिप्लाई करके बताऊंगा आपका सही है या गलत है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।